एक समय था जब हजारों किलोमीटर दूर से लोग भारत आया करते थे, कोई कपड़ों के लिए, कोई मसालों के लिए और कोई ज्ञान की तलाश में। बचपन से हम अब तक सुनते हुए आए हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर क्या इसमें कोई सच्चाई भी है या ये महज एक कहानी थी? अगर भारत इतना मजबूत था तो फिर उसकी ताकत कम कैसे हुई? आज फॉरगेटन इंडिया की सीरीज की शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जिसने कई सालों तक लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है। सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं था कि भारत की हर गली में सोना बिखरा हुआ रहता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोने की चिड़िया का मतलब था कि भारत की चीजों की, भारत के लोगों की हर जगह पे बहुत ज्यादा मांग थी। भारत खेती के साथ साथ उत्पादन और व्यापार का भी बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था। यहाँ के कपड़े, मसाले, धातु, आभूषण और बहुत सी चीजें दूर दूर तक जाया करती थी। अब भारत के कलाकारों के हाथ से बनाई हुई चीजों की तो अपनी अलग ही पहचान थी। आज जैसे किसी भी देश की पहचान उसके टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी कंपनियों से दिखती है, वैसे ही उस समय किसी भी देश की ताकत उसके व्यापार और उसके उत्पादन से दिखती थी। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इसका सबूत है? बड़े बड़े इतिहासकारों और अर्थशास्त्रियों ने, मतलब बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियंस और इकोनॉमिस्ट्स ने पुराने समय की अर्थव्यवस्था समझने की कोशिश की है। और उन्हीं में से एक इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन ने बताया कि सन 1700 के आसपास भारत पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक था और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में से भारत के अकेले के पास 24% का हिस्सा था। याद रखना, ये डाटा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि उस समय आज जैसी हाईटेक मशीन्स वगैरह नहीं हुआ करती थी जो कि इकोनॉमीज को कैलकुलेट कर सके। और इनफैक्ट उस समय की विदेशी यात्रियों की जानकारी भी हमें यही बताती। चीनी यात्री चैंग जोंग ने भारत के शिक्षा और उसकी व्यवस्था के बारे में लिखा, और अरबी यात्रियों ने भारत के व्यापार और संपन्न शहरों के बारे में लिखा। भारत के बंदरगाह यानी पोर्ट्स उस समय अलग अलग देशों से जुड़े हुए थे, और यही एक कारण था कि भारत उस समय सिर्फ एक देश नहीं था, वो उस समय का ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। लेकिन इतिहास में कोई भी देश कभी भी एक जैसा नहीं रहता। दुनिया बदलती है, और जो उस बदलाव के साथ नहीं बदलता वो धीरे धीरे पीछे रह जाता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जिसकी वजह से सारा काम मशीनों पर डिपेंडेंट होने लगा जाए। और उसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले व्यापार के लिए आई थी, धीरे धीरे भारत में राजनीतिक पावर हासिल कर बैठी, और जिसका भारत के उद्योगों और अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ा। लेकिन इतिहास को कभी भी एक लाइन में नहीं समझा जा सकता। भारत की परिस्थितियां बदलने में भी बहुत सारे कारण शामिल थे, जैसे वैश्विक बदलाव, मतलब चेंज इन ग्लोबल नेटवर्क, राजनीतिक चुनौतियां, कुछ आंतरिक चुनौतियां और आर्थिक व्यवस्थाएं, जिसकी वजह से भारत धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगा था। तो अब सवाल आता है कि क्या भारत उस समय सचमुच महान था? जवाब है हाँ। तो क्या भारत के पास अपना एक बहुत बड़ा और समृद्ध इतिहास है? ज्ञान, संस्कृति, कला का बहुत बड़ी परंपरा भारत में बहुत पहले से चली आ रही है। तो क्या उस समय सब कुछ परफेक्ट था? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हर समय की अपनी कुछ ना कुछ चुनौतियां होती, उस समय भी थी। इतिहास का मतलब सिर्फ अपने अतीत पर गर्व करना नहीं है। इतिहास हमें बताता है कि हमने क्या क्या गलतियां की और हमें कहां से सीखना है। तो ये तो बात हो गई कि भारत सोने की चिड़िया था कि नहीं था, और था तो कैसे उसके हालात बदले। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि भारत को सोने की चिड़िया आखिर बनाया किसने था? वो कौन था
जिसने टुकड़ों में टूटे हुए भारत को एक साथ लाया था। जानने के लिए मिलते हैं इन द एपिसोड 2 ऑफ फॉरगेटन इंडिया।